एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी विद बाला क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम बाला क्रांति और क्योंकि हम यहां पर माइंड मैप की सीरीज कर रहे हैं, आज मैं आप सभी बच्चों के लिए जो चैप्टर लेके आ गई हूं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो चैप्टर है वो हम आज करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है काफी शॉर्ट एंड स्वीट, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक के पूरा देखना है, कोई भी पार्ट आप लोगों को मिस नहीं करना है। माइंड मैप मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर ड्रॉ करके जो है सिखाऊंगी, तो साथ ही साथ आप लोगों को भी ड्रॉ करते जाना है। और अगर आप लोगों ने जो है माइंड मैप की जो दूसरे लेक्चर्स है वो अगर अभी तक के नहीं देखे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें आपको माइंड मैप का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जरूर सारे वीडियोस देख लेना। शुरू करते हैं यहाँ पर डुअल नेचर का जो माइंड मैप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ डुअल नेचर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ओके, तो ये माइंड मैप आज हम लोग करने वाले हैं। और डेफिनेटली क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा ड्रॉ करके बता रही हूँ तो थोड़ा समय लग जाता है डेफिनेटली, लेकिन साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे अच्छा बात है ये, है ना, कि आप लोग ड्रॉ करके देखें, क्योंकि अगर ड्रॉ किया हुआ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो डेफिनेटली उसमें तो बिल्कुल भी टाइम लगना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि भाई मतलब कि केवल समझाने वाली बात नहीं, साथ में बना लो, है ना, बनाओगे, अपने हाथ का बना हुआ माइंड मैप रहेगा तो वो आप दीवार पर चिपका करके लॉन्ग टर्म के लिए आप बार बार रिवीजन करने के लिए उसको याद रख सकते हैं। और एक छोटी कॉपी आप बनाओ जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के माइंड मैप आप लोगों के बने होने चाहिए। तो जब हम डुअल नेचर की बात करते हैं तो इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने प्रकाश के जो है तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा है, लेकिन जब हम डुअल नेचर की बात करें तो यहाँ पर प्रकाश की दो प्रकृति के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई प्रकाश जो है वो तरंग के साथ साथ प्रकाश में जो है कण प्रकृति भी पाई जाती है, जिसमें हम फोटोन के कणों के बारे में यहाँ पर जो है मतलब देखते हैं। लेकिन जब हम कण प्रकृति की बात करते हैं तो कण प्रकृति से जो है व्यतिकरण की व्याख्या नहीं हो सकती है, केवल और केवल तरंग प्रकृति के द्वारा ही, तरंग प्रकृति के द्वारा ही व्यतिकरण की व्याख्या की जा सकती है, राइट। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ इंग्लिश में, तो भाई हम यहाँ पर वेव प्रॉपर्टी की जो है वेव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस को केवल और केवल वेव नेचर के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, पार्टिकल नेचर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है जब हम बात कर रहे हैं कण प्रकृति की, राइट, मतलब कि जब हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो जब जो लाइट रे है, प्रकाश की जो किरण है, उसका जो वेवलेंथ यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो नेचर में यानी कि व्यवहार में अगर पर्याप्त रूप से न्यूनतम यानी कि मिनिमम तरंग दैर्ध्य का अगर होगा, ठीक है, तभी हम उसके जो है वहां पर पार्टिकल नेचर यानी कि कण प्रकृति के बारे में जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं, इसको भी आप लोग लिख लो कि जब लाइट, है ना, यानी कि प्रकाश पर्याप्त मात्रा में कम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का लैम्डा का होता है, तो यह कण के रूप में व्यवहार करता है। अगर कम तरंग दैर्ध्य का नहीं होगा तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, तरंग की तरह व्यवहार करेगा, है ना। तो निश्चित ऊर्जा और निश्चित संवेग वाले कणों को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, क्योंकि जो कण मतलब कि पार्टिकल नेचर में जब व्यवहार करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब की है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है। और वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो मतलब कि क्योंकि डेफिनेटली हमारे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी, तो निश्चित मात्रा में मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगी एनर्जी की और फिक्स्ड वैल्यू होगा मोमेंटम यानी कि संवेग का, तभी जाकर के जो है जो लाइट रे है वो आपकी जो है एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगी, बिहेव करेगी। तो लिख लो इसको भी यहाँ पर कि निश्चित ऊर्जा और निश्चित संवेग वाले कणों को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहा जाता है, ठीक है। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है एच न्यू इंपॉर्टेंट है, और न्यू मतलब की जो है वो आपकी क्या है, आवृत्ति है, जिसको हम एच सी बाई लैम्डा, तो न्यू आवृत्ति बराबर सी बाई लैम्डा भी हम लिखते हैं। और जो वेवलेंथ यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जहां से हमें आई एम सॉरी तो जहां से हमें ये रिलेशन मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं संवेग की, तो संवेग जो है P बराबर होता है एच बाई लैम्डा, ठीक है, एच बाई लैम्डा। और अगर मान लो कि हम यहाँ पर जो है ऊपर नीचे सी से अगर मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर नीचे अगर सी से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा बाई सी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका
ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो गया, एनर्जी का हो गया, राइट। तो इस तरीके से संवेग का रिलेशन हमें मिलता है। अच्छा, अब जब हम डुअल नेचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो तरंग नेचर के बारे में हम लोगों ने वेव्स के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर पार्टिकल नेचर के बारे में ही हम स्टडी करते हैं, और यहाँ पर जब हम पार्टिकल नेचर की जब स्टडी कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है हमें एक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले ही हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था कि जो लाइट है वो कण प्रकृति का कब होगा, जब उसका पर्याप्त मात्रा में निश्चित ऊर्जा और उसकी तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी, न्यूनतम कम से कम तरंग दैर्ध्य की होगी, तभी वो क्या करेगा, एक फोटोन की तरह व्यवहार करेगा, फोटोन कण की तरह व्यवहार करेगा। और ये जो फोटोन के कण हैं, ठीक है, वो बंडल्स के फॉर्म में होते हैं जिसकी एनर्जी h न्यू होती है डेफिनेटली। और जब इनका जब मतलब कि प्रॉपर जब तरंग दैर्ध्य की वैल्यू जो है यानी कि वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो कम होती है, तो उस कम वेवलेंथ की वैल्यू जो फोटोन के कण है बंडल्स के फॉर्म में अगर मान लो कि क्या होते हैं, किसी मेटल सरफेस पर जो है इंसिडेंट होते हैं, आपतित होते हैं, तो वो क्या है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कण उत्सर्जित करते हैं। इस इफेक्ट को ही हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि पर्याप्त रूप से कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो है एक मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस पर जो लाइट रेज है, मतलब सॉरी लाइट है, वो पार्टिकल के फॉर्म में जो है इंसिडेंट होती है। और यहाँ पर जब वो इंसिडेंट होती है तो बेसिकली वो क्या करती है, मतलब कि क्योंकि न्यूनतम यानी कि मिनिमम वेवलेंथ की होती है, तो फोटोन के पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। और ये फोटोन के पार्टिकल्स में E = h न्यू एनर्जी होती है, जो कि मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करती है। जो यहाँ पर जो सरफेस है, धातु की जो सतह है, राइट, वहां पर जो है एनर्जी फोटोन के जो पार्टिकल्स है, कण है, वो जो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर जो मेटल प्लेट पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, एमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये धातु की प्लेट से अलग होते हैं, और धातु की प्लेट से अलग होने के लिए, धातु से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जो वैल्यू होती है, राइट, उसको हम जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, धातु से बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्यफलन, राइट। यहां पर हमें जो है ये कार्यफलन जो है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है, ये वर्क फंक्शन हम लोगों को मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के लिए मतलब कि मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी हम लोगों को चाहिए होती है, जो धातु की सतह से क्या करती है, अलग करती है इलेक्ट्रॉन्स को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। पर मूव करने के लिए जो बाकी फोटोन की एनर्जी का बचा हुआ पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है, जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो जो दूसरा पार्ट होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एनर्जी है, और इस एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, राइट। ये हमारे पास होती है एनर्जी h न्यू, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका वर्क फंक्शन जिसको हम फाई रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा पार्ट जो है, मतलब एक पार्ट क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको सरफेस से अलग कर रहा है, और दूसरा पार्ट जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो है एनर्जी देता है। ये है आपका जो प्रकाश विद्युत समीकरण या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। अब आइंस्टीन ने क्या किया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, राइट, इसको जो है क्वांटम थ्योरी से जो है कंबाइन कर दिया, तब जाकर के हम लोगों को फिर आगे चल करके क्या मिलता है, जो है प्रकाश विद्युत समीकरण, मतलब कि आइंस्टीन इक्वेशन हम लोगों को मिलता है, राइट। तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है। तो आइंस्टीन इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए आप लोग आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। हाँ भाई, तो आइंस्टीन इक्वेशन में क्या होगा कि
ये जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि जो हमारी फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, बेसिकली यही आपका आइंस्टीन इक्वेशन है। ये E इज इक्वल टू फाई प्लस ये हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फाई जो है आपका क्या है वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन है, तो E H न्यू आप लोगों को पता है, यहाँ पर वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन जो है वो न्यूनतम एनर्जी मतलब न्यूनतम ऊर्जा की हम बात करते हैं, मिनिमम एनर्जी जो हम लोगों को फोटोन के पार्टिकल से ही मिलता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है उसको एक रेंज को हम जो है थ्रेशोल्ड जो है यानी कि दहली शब्द इस्तेमाल करते हैं, थ्रेशोल्ड या फिर दहली शब्द, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर बोलते हैं। तो लाइक अगर हम ये जो है एनर्जी के फॉर्म में लिखिए तो एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड यानी कि दहली फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब की फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जिसके लिए ही आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होना पॉसिबल हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन पॉसिबल हो पाएगा। और ये जो यहाँ पर मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है ये जो है डिपेंड करती है आपके ई वी नॉट, वी नॉट यहाँ पर जो है वी नॉट निरोधी विभव जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड जो हमारा यहाँ पर वेवलेंथ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। राइट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था hc/लैम्डा के फॉर्म में, उसी तरीके से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं hc/लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट यहाँ पर जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि दहली तरंगदैर्घ्य है, इसको हम बोलते हैं, और इधर भी हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं hc/लैम्डा। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारे पास v नॉट और जो लैम्डा नॉट है इसको आप एक्सप्लेन करो कि जब हम यहाँ पर लैम्डा नॉट की बात करते हैं तो ये मिनिमम वेवलेंथ न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की यहाँ पर बात हम लोग कर रहे थे। राइट, मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पर वर्क फंक्शन हम लोगों को मिलेगा तो वो वेवलेंथ की वैल्यू ये जो थ्रेशोल्ड आपका वेवलेंथ है जो दहली तरंगदैर्घ्य है इससे कम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को तभी यहाँ पर जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन मिलेगा, उत्सर्जन मिलेगा, जब हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के कंपेयर में। राइट, और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या होनी चाहिए कि जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर दहली फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम लोगों को यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन मिलेगा। मतलब कि पार्टिकल फॉर्म का जो है हमने जैसे कि स्टार्टिंग में जो पढ़ा था कि मिनिमम तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू होनी चाहिए, तभी वहां पर जो लाइट है वो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये आवश्यक जरूरी मतलब की पॉइंट है कि वैल्यूज जो है आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज के कंपेयर में कैसी होनी चाहिए वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और, जो ये कार्यफलन का यानी कि वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है, राइट, फाई इज इक्वल टू ये वाला पार्ट आप जरूर ध्यान में रखें, है ना, कि क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपको अलग से पूछा जाता है या फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए। तो छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको जो है डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एनर्जी को जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में भी जो है शो करते हैं। यहाँ पर ये निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि जब हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को मतलब कि रोकना होता है ना, तब हम लोगों को यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि मतलब कि जो हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू है डेफिनेटली, है ना, मतलब कि उससे ज्यादा होगी तभी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। और बेसिकली इसके लिए मैं आप लोगों को जो हर्ट्ज एंड लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए। ओके, तो हम लोग पहले हर्ट्ज और लेनार्ड्स के जो एक्सपेरिमेंट है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो हर्ट्ज एंड लेनार्ड फ्रिक्शन, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से एक ट्यूब ली, ठीक है, इस ट्यूब में इन्होंने दो प्लेट्स ली, ये वाली प्लेट आपकी कैथोड है और ये वाली प्लेट आपकी जो है एनोड है, और यहाँ पर जो है इसको इन्होंने जो है इस तरीके से एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर होता क्या है कि जो लाइट रे है वो न्यूनतम वेवलेंथ की, मतलब कम से कम वेवलेंथ की तरंगदैर्घ्य की जो लाइट रे है वो यहाँ पर इंसिडेंट कराई जाती है, जो कि आपकी जो दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, न्यूनतम मतलब कि दहली तरंगदैर्घ्य से कम वैल्यू की वेवलेंथ की जो यहाँ पर प्रकाश है वहां उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। तो ये जो कैथोड प्लेट है वो डेफिनेटली मेटल सरफेस की ही बनी होती है, और कैथोड प्लेट है मतलब कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्क फंक्शन जैसे ही लोगों को मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। और जैसे ही मतलब कि यहाँ पर मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, ये मेटल प्लेट वो यहाँ पे जो है फोटोन के कण पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए, और यहाँ पर क्या किए, ये जब इंसिडेंट हुए तो इन्होंने जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन इसको ट्रांसफर किया, यानी कि कार्यफलन दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से ये अपने सरफेस को छोड़ करके क्या हो पाए, अलग हो पाए, वो न्यूनतम वैल्यू ऑफ मतलब कि कम से कम ऊर्जा की जो वैल्यू है यहाँ पर। और जैसे ही ये मतलब कि एमिट हो रहे हैं यहाँ पर, तो फिर इनको मूव करने के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन लोगों को मिल रही है, गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर पा रहे हैं। ये गतिज ऊर्जा किसकी वजह से प्राप्त हो रही है, तो बेसिकली यहाँ पर जो अपोजिट साइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि एनोड प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब ये एनोड प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन के
डेफिनेटली मतलब कि अनलाइक चार्जेस है, तो अनलाइक चार्जेस यहाँ पर मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एनोड प्लेट मतलब धनात्मक प्लेट जो है इलेक्ट्रॉन्स, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इनको क्या मतलब कि क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जो गतिज ऊर्जा मिली थी, जिसकी वजह से वो एनोड प्लेट की तरफ क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोगों को यहाँ पर क्या है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट है वो करंट हम लोगों को यहाँ पर जो है मिल पाती है, जिसको बेसिकली हम लोग किसी भी बैटरी में सेव करके रख सकते हैं या फिर, है ना। तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो एक्सपेरिमेंट तो हो गया, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो करंट मिल रही है उसको जो है हम लाइट करंट या प्रकाश धारा हम कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी, करंट, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में एक चीज और बता देती हूँ कि मान लो कि कैथोड प्लेट से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन या एमिशन को हम लोगों को अगर रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस बैटरी की सहायता से हम यहाँ पर जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि V0 अप्लाई कर सकते हैं। तो होगा क्या कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डेफिनेटली जो है यहाँ पर मतलब कि ये जो पोटेंशियल है डेफिनेटली यहाँ पर जो है क्या होगा, एनोड के साइड में जब अगर हम देंगे तो ये ऋणात्मक हम देंगे, नेगेटिव देंगे, मतलब अपोजिट साइड का देंगे, मतलब कि यहाँ पर चार्जेस, लाइक चार्जेस हम क्रिएट करेंगे ताकि वो क्या करे, रिपल करे, जिससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनका एमिशन जो है वो रुकेगा और वो कैथोड से एनोड प्लेट की तरफ आना जो है क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। इसीलिए इसका नाम जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया जाता है। मतलब समझ रहे हो कि इस बैटरी के हेल्प से जब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन के एमिशन को रोकना होता है, तो हम लोग यहाँ पर जो एनोड प्लेट लगा रखा है हम लोगों ने, वहां पर हम क्या करते हैं, अपोजिट मतलब की पोटेंशियल यहाँ पर देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल हम देते हैं। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल हम लोगों ने दिया तो क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, ये पोटेंशियल भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड प्लेट की तरफ आना क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इसलिए इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल रखा गया है। अब अगर हम यहाँ पर ग्राफ्स की बात करें तो सबसे पहले हम जो रिलेशन देखेंगे वो जो हमारा पोटेंशियल और करंट मतलब कि विभव और जो करंट है उनके बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है कि नहीं। तो जो हम लोगों को करंट यहाँ पर फ्लो होकर के मिलता है, तो लाइक ये इस तरीके से मतलब धीरे धीरे जो प्रकाश धारा यानी कि जो लाइट करंट हम लोगों को मिलता है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जो हम लोगों ने ये इक्वेशन देखा है यहाँ पर, जो इक्वेशन सीखा है यहाँ पर हम लोगों ने, है कि नहीं, तो यहाँ पर राइट ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी जो है वर्क फंक्शन यानी कि जो कार्यफलन की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर जो है होती है। और यहाँ पर ये जो आपका स्लोप है tan phi = h/e जो है वो हमारा होता है। और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है ये आपका होता है -phi/e, हम इसको लिख लेते हैं, है कि नहीं। और ये हो गया आपका, ये किसके किसके बीच का ग्राफ हो गया आपका, ये आपका जो है V और V0 के बीच का ग्राफ हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं लाइक इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच ग्राफ की। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लाइक ये मान लो कि हमारा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पर इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि अगर हम क्या करें कि जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को अगर हम चेंज कर दें तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, तो नहीं होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपकी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, है ना। तो ये हो गया। और मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग मेटल प्लेट्स हैं, तो दो अलग अलग मेटल प्लेट्स के लिए जो हम लोगों ने इसके पहले वाला ये वाला ग्राफ बनाया था वो इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये मेटल प्लेट 1 और मेटल प्लेट 2 के लिए, है ना। और ये आपका V0 और ये V0 डैश, क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए मेटल कौन से मेटल का मतलब कि कौन से पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है यहाँ पर, तो इस चीज का ध्यान, ये सारी चीजें जो आपको ग्राफ से क्लियर हो रही है कि भाई हाँ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि नहीं। तो ये वैल्यू अलग होगी और यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी अलग होगी, तो इसको हम लिख लेते हैं -phi-e, यूं इस तरीके से। तो ये तीसरा ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। एक और ग्राफ है जो यहाँ पर बचा हुआ है, तो जो लास्ट वाला ग्राफ है बेसिकली वो आप लोगों को ये बताता है कि अगर हम लोग मान लो क्या करते हैं, अलग अलग रेंज की मतलब की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, तो अलग अलग रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ये V01, V02 और ये V03, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, 𝜇1, 𝜇2 और ये 𝜇3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है, लेकिन तीनों के लिए ही आगे चल करके जो धारा है, प्रकाश धारा है ना, जो लाइट करंट है, वो हम लोगों को सेम ही मिलती है। मतलब कि आगे चल करके जो है यहाँ पर कहना चाहिए सैचुरेशन हो जाता है, जिसको हम लोग संतृप्त धारा के नाम से जानते हैं, सैचुरेशन करंट जिसको हम कहते हैं। संतृप्त धारा मतलब कि सैचुरेशन करंट, तो ये आपका क्या है, सैचुरेशन करंट यानी कि संतृप्त धारा ये आपकी हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी ग्राफ है और हर्ट्ज और लेनार्ड का जो प्रेक्षण है वो भी हम लोगों ने देख लिया, राइट। अब इसके बाद बारी आती है डेविडसन और जर्मर के प्रयोग की, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम ये वाला पार्ट जो है एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है
कि जो हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ट्यूब इस्तेमाल किया है ना, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं, उनका जो बीम है वो एक विशेष कोण पर क्या होता है, क्यूबिकल एक्सिस के साथ क्या करता है, निकल क्रिस्टल को कट करने पर के गिरने से बनता है इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होता है, बीम संसूचक द्वारा प्राप्त करी जाती है। तो बेसिकली आप लोगों का ये डेविडसन जर्मर का प्रयोग वैसे तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जैसे कि हर्ट्ज और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, डेफिनेटली इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भी जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो आप लोग जो है जरूरी नहीं है मतलब कि यहाँ पर थ्योरी लिखो कि बस याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होता है। और बेसिकली यहाँ पर जो मतलब कि हम लोगों को आगे जो है हम लोग करते क्या है कि अभी तक हम लोग जो है तरंग प्रकृति के बारे में पढ़े थे, अभी हम लोगों ने कण प्रकृति के बारे में पढ़ा। अब कण प्रकृति से व्यतिकरण की व्याख्या तो नहीं करी जा सकती है, और लेकिन आगे चल करके जो है एक साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली जी, उन्होंने क्या किया कि जो हम लोगों ने फोटोन कण प्रकृति के बारे में लाइट के कण प्रकृति के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसको क्या किया, रिलेट कर दिया तरंग प्रकृति से। तो कैसे रिलेट किया, तो उन्होंने जो है इसके लिए हम लोगों को जो संवेग है, मतलब कि यहाँ पर जो कणों का संवेग है उससे रिलेट करके यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य का हम लोगों को फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो उससे यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, रिलेशन बताया। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य आप लोग लिख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो तरंग प्रकृति है, ठीक है, इससे यहाँ पर क्या किया, लैम्डा को क्या किया, रिलेट करा, संबंध बताया उन दोनों के बीच का, ये हो गया आपका संबंध। क्या रिलेशन बताया इन्होंने, तो जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये रिलेशन उन्होंने दिया। और जो है ये इक्वल होता है 1227 स्क्वायर रूट बाई स्क्वायर रूट v के नैनोमीटर के इक्वल, यहाँ पर जो है तरंग दैर्ध्य का वैल्यू इन्होंने दिया। और ये जो है आपका इक्वल होता है पॉइंट लैम्डा इज इक्वल टू 0.167 mm, जिसको हम एंगस्ट्रॉम में अगर लिखे तो 1.67 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से जो है क्या करते हैं, लिखा जाता है इसको। और यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू जो h/p है, तो p जो है वो क्या है, आपके पार्टिकल का मोमेंटम यानी कि संवेग है। और संवेग की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान और वेग। तो यहाँ पर हम संवेग की जगह में mv भी हम लिख सकते हैं। और क्योंकि जो संवेग यानी कि मोमेंटम होता है उसका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के साथ भी रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 mk, के यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो हम इस फॉर्मूला में इस फॉर्म में भी लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 mk। और k की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी है, k की वैल्यू हम लोगों ने देखी है k इज इक्वल टू ev0, ठीक है। तो E मतलब कि यहाँ पर जो है आवेश से है आपका Q, V, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन ये स्क्वायर रूट 2m, और ये हम Q V यहाँ पर लिख सकते हैं। Q मींस जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो, और V मतलब कि V0 की जगह हम लोगों ने V पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है। तो इस तरीके से डी ब्रॉगली जी ने अलग अलग फॉर्म में जो हम लोगों को मतलब कि डी ब्रॉगली जी ने हम लोगों को क्या किया कि तरंग दैर्ध्य को रिलेट कर दिया पार्टिकल नेचर से, और इस तरीके से हम लोग को जो फॉर्मूला दी उसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी आपको पूछता है या फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोनों तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और यहीं पर आप लोगों का ये जो चैप्टर है इसका माइंड मैप यहीं पर कंप्लीट होता है। और डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं सारे चैप्टर्स के माइंड मैप लेकर आती रहूंगी। तो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। ये माइंड मैप अच्छे से आप लोग पूरा जो है ड्रॉ करके बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। आप लोग कोशिश करें कि अगर आप लोगों के पास स्केल हो तो उससे आप लोग जो है सारे जो मतलब अलग अलग पार्ट्स है इसको बॉक्स में जो है लिख करके, तो एक आप लोग कॉपी में लिख के रखो, एक जो कॉपी मतलब एक बार जो है दीवार में लिख करके चिपकाओ, और उसको ताकि दीवार में लिख करके अगर चिपका दोगे तो मतलब आप लोग जो है उसको बार बार देख करके रिवाइज कर सकते हो। एक चैप्टर में सारा फॉर्मूला आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर का माइंड मैप सीरीज लेकर के आऊंगी मैं, और मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बच्चों।